चलिए पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्राउन से जो लोग ख़त्म कर रहे थे। तो आज है पहला चैप्टर में हो जाएगा उद्देश्य का। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देशिका को संविधान को भाग माना गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की भावना, ये सब उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, और कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है, तो भारत कैसा है, रिपब्लिक है, गणराज्य है। रिपब्लिक कब बनाया गया, तो 26 नवंबर 1950 को। इससे 26 नवंबर 1950 को ही क्यों रखा गया, क्योंकि 1930 में ही 26 जनवरी 1950 में गणराज्य बनाया गया, रिपब्लिक बनाया गया। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1930 में ही स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 चुना गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता है या नहीं, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राज्यों को नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में व्याख्या किया गया है। क्या व्याख्या किया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष जो भी है उसका व्याख्या हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था। तो क्या क्या जोड़ा गया था, तो क्या समाजवाद जोड़ा गया था और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है क्या, व्यक्ति की गरिमा, तो विश्वास और बंधुता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। विश्वास और बंधुता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कई गो केस हुआ था, जिसमें से क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित विवादों में से जो वाद हुआ था किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग को स्वीकार किया था। किसमें स्वीकार किया गया था, तो केशवानंद भारती विवाद 1973 हुआ था। अपना रिपोर्ट कब आया था, 1983 में आया था। कब आया था, 1983 में इसका रिपोर्ट आया था। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद। और किसको नहीं माना था, तो बेरुवारीवाद को नहीं माना था। ठीक है, केशवानंद केरला का केस था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं। क्या सिद्धांत बोलते हैं, सार्वभौमिकता का सिद्धांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो B.R. अम्बेडकर ने बोला था संविधान को दस्तावेज हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर अध्यक्ष थे, जिसमें से कितना सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 आयंगर करके 2 हो जाएंगे, और K.M. मुंशी। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे जो कांग्रेस से संबंधित है, तो K.M. मुंशी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था, तो वही K.M. मुंशी ने कहे थे। कौन बोले थे, तो K.M. मुंशी हो जाएंगे। जन्म कुंडली किसने बोला था, तो जन्म कुंडली K.M. मुंशी ने बोला था। सरकारी मतलब कि कांग्रेस की तरफ से कौन थे, K.M. मुंशी थे। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यहाँ से 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? तो न्यायिक व्यवस्था कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का व्यवस्था है न्याय कितना प्रकार का है? 3 प्रकार के हैं। समानता कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सामाजिक 5 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और विचार अभिव्यक्ति की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष क्या होगा? भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया है। क्या संशोधित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, धर्म और समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? तो जापान से लिया गया था। तो विधि का शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना गया है। तो 4 को ऑप्शन दे दिया है। तो शक्ति, विधि का शासन क्या हो गया कि शक्ति को परिसीमन करेगा, हाँ कर सकता है। दूसरा, विधि के समक्ष समानता हो सकता है, हाँ समानता होना चाहिए। और स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार, ये भी होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला हो जाएगा। ऑप्शन में आता है ऐसा डायरेक्ट कि कैसा है? कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य किस तत्व क्या होता है? राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य होना चाहिए संप्रभु हो जाना चाहिए, राज्य के पास शक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की दोहरी सरकार है। ठीक है। शक्तियों को विभाजन हाँ है। लिखित संविधान है, लेकिन अखिल भारतीय संविधान संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो क्या हो जाएगा? संघवाद हो जाएगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संघवाद का, यूनियन। ठीक है। संघवाद 2 तरीका होगा, फेडरल हो गया, एक यूनियन हो गया। तो भारत कैसा है? यूनियन हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि भारत का संविधान सरकार की कैसी प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्य प्रणाली हो जाएगा। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या हो जाएगा? एक ही होता है, एक ही कार्य प्रणाली होता है, जिसमें अध्यात्म, इसमें प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। पता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो पहला संसाधक सरकार, तो संसाधक सरकार विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सही बात है। संघात्मक सरकार, सही बात है। लेकिन अध्यात्मात्मक सरकार नहीं है। अध्यात्मात्मक सरकार मतलब कि सिर्फ वहाँ प्रेसिडेंट का सरकार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है? तो परिसंघ मतलब क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हो गया, सही बात हो गया। केंद्र और राज्यों के बीच में संघीय शक्तियों का बंटवारा हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था हाँ है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है। एकल नागरिकता है। द्विसदनीय विधायिका क्या है? द्विसदनीय विधायिका हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा नहीं है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया? भारत अमेरिका से लिया न्यायिक समीक्षा। वही न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका में न्यायिक समीक्षा है जो भारत लिया है वहाँ से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा किसे रखा गया है? तो सबसे ऊंचा संविधान को रखा गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संसाधनात्मक व्यवस्था में क्या होता है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका माने मंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, उस पर नियंत्रण किसका होता है? विधायिका का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, एकल नागरिकता भारत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा? मंत्री आ जाएगा, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट आ जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति आ जाएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह आ जाएगा। विधायिका में विधायक, एमपी आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ देखने को मिलता है? सर्वप्रथम तो कहाँ देखने को मिलता है? अध्यक्ष क्या होता है? यूएसए में देखने को मिलता है। ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन और भारत वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था? तो केसी व्हीलर ने बताया था। अर्ध संघीय किसने बताया? तो केसी व्हीलर ने बताया था अर्ध संघीय। भारत में भारतीय संविधान को अर्ध संघीय किसने बताया था? तो केसी व्हीलर ने बताया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तर के अस्तित्व को उल्लेख करती है? तो एक से अधिक स्तर का उल्लेख कौन करती है? तो संघवाद करता है। क्या करता है? संघवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने बोला था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने बोला था? तो जी ऑस्टिन ने बोला था। और वही अर्ध संघीय किसने बोले थे? तो केसी व्हीलर ने बोले थे। केसी व्हीलर क्या बोले थे? अर्ध संघीय। और सहकारी कौन बोला था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद बोले थे जी ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन बोले थे। ठीक है। कथन दिया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। पहला, हाँ तो सही बात है, अर्ध संघात्मक है। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था भी है और अध्यासन गणराज्य भी है। उसके बाद भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों सही हो जाएगा। ना तो पूरा तरह से संघात्मक है और न ही पूरा तरह से एकात्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संघीय नीति है। तो हाँ, संघीय नीति है। यूनियन का संघीय नीति है। संसदीय पद्धति की सरकार है। हाँ, संसदीय पद्धति की सरकार है। और उसके बाद दिया है कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है। ठीक है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है। नहीं, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, राष्ट्रपति। उसके बाद एकात्मक सरकार तो अध्यात्मक हो जाएगा। तो अध्यात्मक तो पूरा तरीका से नहीं है। उसके साथ में संसद भी कार्य करता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, गणतंत्रात्मक हो जाएगा। गणतंत्रात्मक हो जाएगा। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से आज क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के का एक द्वारा संभव नहीं है, कानून द्वारा संभव नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3 में क्या हो जाएगा? नए राज्यों को प्रवेश, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा अभी 11 स्टेट को प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ऐसे कर करके 11 स्टेट हो जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान हुआ है। इसमें से महाराष्ट्र भी है, उसके बाद गुजरात भी है, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान। लेकिन वही अगर बिहार की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं है। जम्मू कश्मीर को 370 से अलग ही विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था। बाकी 371 से है। 371 में महाराष्ट्र और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। 371 के A, B, C, D कर करके कुल कितना राज्य हो जाएंगे? 11 राज्य हो जाएंगे। ठीक है।
आगे कहता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए क्या आवश्यकता हो सकती है कि राज्य के विधानसभा सदन की सहमति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाएगा। तो भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 1953 में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 1953 में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर 4 सदस्यों को लोकसभा और 3 सदस्यों को राज्यसभा भेजता है। 4 सदस्यों को लोकसभा और 3 सदस्यों को राज्यसभा। यानी कि क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट कितना है? 4 गो, और राज्यसभा सीट कितना है? 3 गो। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट कितना है? 4, और लोकसभा सीट कितना है? 3। ठीक है। वहीं बिहार में बात करेंगे तो लोकसभा सीट कितना हो जाएगा जाकर के 40, और राज्यसभा सीट कितना हो जाएगा? 16। भारत के निम्नलिखित राज्यों को बनने का सही कालानुक्रम पहचानिए। तो सबसे पहला कौन बना है? तो सबसे पहला कौन बना है? सिक्किम। सिक्किम क्या बना है? 1935 में। सिक्किम क्या बना? 1935 में। उसके बाद वैसी सिक्किम, उसके बाद हो जाएगा हरियाणा के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन इनमें से कौन है जो किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है और उसका नाम बदल सकता है। तो इसको कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, साधारण बहुमत से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा कि लिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा शामिल किया गया था, और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है। 1975 हो जाएगा। पहले लगता है गलत बोलते 1935 नहीं, 1975 हो जाएगा। सिक्किम को शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होगा। तो संविधान को किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होगा। तो इसमें से किसी सूची को आवश्यकता संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र है, दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्र है, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है। अंडमान और निकोबार में कौन बैठता है? तो एलजी बैठता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है। अंडमान और निकोबार में सीएम होता है तो सीएम नहीं होता है। पुडुचेरी में सीएम होता है, तो पुडुचेरी में सीएम देखिए थोड़ा सा देखिए। अंडमान दिल्ली क्या हो जाएगा? दिल्ली में अंडमान देखिए कौन कौन हो जाएगा? टेरिटरी यूटी कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, उसमें सीएम बैठता है। हाँ, सीएम बैठता है। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, पुडुचेरी में सीएम बैठता है। ठीक है। पुडुचेरी में सीएम बैठता है। पुडुचेरी 3 स्टेट में हो जाएगा। केरला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, वहाँ से भी सीएम है। लेकिन लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बैठता है, लेकिन वहाँ लद्दाख में सीएम नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, लेकिन वहाँ पर सीएम नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से चंडीगढ़ में ना ही सीएम बैठता है, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है। चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ प्रशासक होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव दोनों को एक ही कर दिया गया है, जिसमें से न सीएम बैठता है, न सीएम बैठता है, न ही एलजी बैठता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है। तो वहाँ बैठता है एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, और वही लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर 3 जगह बैठता है। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, चंडीगढ़ के बाद दादर एवं नगर हवेली में एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, दादर एवं नगर हवेली में
एडमिनिस्ट्रेटिव बैठता है, दादरा एवं नगर हवेली में स्टेटिव बैठता है प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है। उसके बाद तीन गो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में सीएम बैठता है और सीएम के साथ में एलजी होता है। ठीक है, बाकी दो हो गया अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। अंडमान और निकोबार और चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एलजी होता है। अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एलजी होता है। सॉरी, अंडमान निकोबार और लद्दाख में, अंडमान और निकोबार और लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ एलजी होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरलिज्म हो जाएगा। कहता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य 1953 में कौन था? आंध्र प्रदेश था। वही बोलेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हो गया था? तो 1956 में हो गया था। वही पूछेगा कि आंध्र प्रदेश के भाषाई राज्य में 1953 हो जाएगा, भाषाई राज्य में पुनर्गठन 1956 हो जाएगा। और इसी प्रकार से होता है कि कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1991 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन में प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदान किया गया था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप कब आया था? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? तो एमपी से छत्तीसगढ़ हुआ था, एमपी से। उससे पर 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 में 3 गो स्टेट हो जाएगा अलग। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, एक नवंबर 2000 को उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हो जाएगा और 15 नवंबर 2000 को क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। तो 2000 को 3 स्टेट हो जाएगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलता है कावेरी नदी। तो वही क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी नदी जल विवाद को किस राष्ट्र में है? तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु के बाद क्या हो जाएगा? पुदुचेरी और केरल। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। तो कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के बीच में, 3 राज्य और एक यूटी। तो पांडिचेरी कभी कभी नहीं भी देता है, कभी कभी दो भी दे सकता है, कर्नाटका और तमिलनाडु, और कभी कभी केरल भी दे सकता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, ये याद कर लीजिए। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी कावेरी जल विवाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए चारों कथन दे दिया, उसमें से बोल रहा है कि कौन एक गलत है। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब हुआ था? 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ था? 1987 में। और गोवा 1961 में पुर्तगाली छोड़ के चले गए थे। पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कब हुआ था? 1987 में। वही बोलता है कि द्वीप दमन व दीव खम्बात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही बात है। गोवा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ, सही बात है। दमन और द्वीप कहाँ है? खम्बात की खाड़ी में एक टापू है, आइलैंड है, सही बात है। कहता है कि दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था दमन एवं दीप, कोई भी सही बात है। ठीक है, सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघ राज्यों को प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ शासित माने कि यूनियन टेरिटरी को क्षेत्र किसके हाथ में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है, वही राष्ट्रपति के हाथों में, वो इसीलिए बोले कि यूटी में कितना यूटी है? 8 है, जिसमें से 3 गो में सीएम बैठता है, सीएम के साथ में
लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। तो सीएम के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 गो में कौन कौन हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, पुदुचेरी में हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। 3 गो में सीएम के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, वही अगर बात करें कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है न सीएम नहीं बैठता है, तो कौन हो जाएगा, लद्दाख और अंडमान निकोबार में हो जाएगा, लद्दाख और अंडमान निकोबार में हो जाएगा। वही बात करें कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ रहता है, सीएम नहीं होता है, प्रशासक रहता है। कहाँ कहाँ, तो कौन हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, दमन एवं दीप नागर हवेली हो जाएगा, उसके बाद लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरिकता कितना में है, भाग 3 में है, कितना 5 से 11 तकला है। नागरिकता का संशोधन लेटेस्ट हाल ही में कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1919 को हुआ था नागरिकता संशोधन 1955। तो दूसरे बार में कब हुआ था, 1955। दूसरा संशोधन कब हुआ था, 1955। संविधान लागू होने के बाद 1955 हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि हाल ही में कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1919 को नागरिकता संशोधन पारित हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को, खाली 2019 याद रखिए। अगला कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रस्ताव है, तो भाग 2 में हो जाएगा। कितना नागरिकता है, भाग 2 में। अच्छा, नागरिकता अधिनियम 1955 जो अभी बात की, उसके अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, तो पंजीकरण के लिए कितना, तो 5 वर्ष। देशीकरण के लिए पंजीकरण के लिए 7 वर्ष हो जाएगा, देशीकरण के लिए 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो क्या हो जाएगा, सक्षम है, तो संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसद। नागरिकता अर्जन के लिए कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की नागरिकता से संबंधित हो जाएगा, कौन मंत्रालय नागरिकता देता है, तो गृह मंत्रालय देता है। ठीक है, कौन मंत्रालय देता है, गृह मंत्रालय देता है। तो अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। हो रहा है इधर, बाकी सब उधर फैक्ट वाला रहेगा पूरा तगड़ा।